हैं कि भारत की जमीन हम हड़प लें, आप ये मत करिए। फौजी कन्फ्रंटेशन से चाइना इसलिए नहीं डरता क्योंकि चाइना की कभी मंशा थी ही नहीं लड़ने की। यानी कि कौन सा ऐसा बड़ा नाम नहीं है अमेरिका का जिसका माल चीन में नहीं बनता। पेट पे लात पड़ी चीन के, तो जाहिर सी बात है कि भारत के खिलाफ वहां पे घृणा बढ़ गई। दुनिया चाह रही कि भारत चाइना के सामने खड़ा हो जाए और चीन से टक्कर ले। भारत तो पहले भी चीन से टक्कर ले रहा था। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिंघुआ यूनिवर्सिटी है चाइना में, जिसने एक सर्वे कंडक्ट करा और सर्वे से कुछ हैरानकुन बातें पता लगी। 2020 में जब यह सर्वे हुआ था तो पता लगा था कि 26.4% चीनी भारत को अच्छा मानते हैं, मित्र मानते हैं, और बाकी कहते हैं कि हो ना हो भारत एक थ्रेट हो हमारे लिए, भारत हमारे लिए एक खतरा हो। लेकिन जब इस साल का यानी कि 2023 का सर्वे आया, पता लगा साहब सिर्फ 8% ऐसे चीनी हैं जो ये मानते हैं कि भारत हमारे लिए अच्छा है। बाकी सब ये मानते हैं कि भारत हमारे लिए थ्रेट यानी कि एक खतरा है। अब दोस्तों हुआ क्या 2020 और 2023 के बीच में? इन 3 सालों में गेम क्या हुआ है, खेल क्या हुआ है, जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक जमाना था जब भारत चीन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सलामी स्लाइसिंग की कोशिश करते हैं, जो आप ये कोशिश करते हैं कि भारत की जमीन हम हड़प लें, आप ये मत करिए। जो आप ये कोशिश करते हैं कि भारत के इलाकों पे अवैध कब्जा करने की कोशिश करा, नहीं उन्होंने कोशिश, आप ये कोशिश ना करें, अच्छा नहीं लगता। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग दोस्त हैं, क्यों ऐसा करना, क्यों एक दूसरे का जीवन खराब करना, आप लोग ऐसा मत करिए। भारत समझाता था, तब तक भारत बहुत अच्छा था। 2020 में मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में इंडिया लॉस्ट पेशेंस, एक पेशेंस होता है ना इंसान में, वो खत्म हो गया इंडिया का। मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट हुई है दोस्त, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट, आईबॉल टू आईबॉल। अच्छा अब मैं बताता हूं व्हेन वी से मिरर डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, और आईबॉल टू आईबॉल क्या है। आईबॉल हो गया आमने सामने खड़ा होना, और मिरर हो गया कि यानी कि जो डिप्लॉयमेंट दुश्मन ने करी है वही डिप्लॉयमेंट आप कर लें। तो चाइनीज ने बोला 100 टैंक, हमने बोला हमारे भी 100 टैंक। चाइनीज ने बोला हमारे 5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट, हमने बोला हमारे भी 5 स्क्वाड्रन फाइटर्स के। चाइना ने बोला हमारी 5 लाख इन्फेंट्री, हमने बोला हमारी 5 लाख इन्फेंट्री। कुछ खबरें आई हैं मीडिया में जिसमें बताया गया कि 6 से लेकर 8 इन्फेंट्री डिवीजन भारत के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चाइनीज बॉर्डर पर डाल दिए, और कई राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स जिनका रोल काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म है, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पहुंच गए। अब भारत ने इतने फौजी डाल दिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कि अब चाइना एक स्टेलमेट वाला मामला हो गया है कि आगे बढ़ें पीछे हटें। तो चाइना इससे बड़ा परेशान है यार। अब चाइना कह रहा है क्या करें। दूसरी चीज जो एक्चुअली चाइना की पेट पे लात पड़ी है वो क्या है? फौजी कन्फ्रंटेशन से चाइना इसलिए नहीं डरता क्योंकि चाइना की कभी मंशा थी ही नहीं लड़ने की। जब चाइना डोकलाम में आया था तो लड़ने के लिए थोड़ा ना आया था। जब वो गलवान में आया था तो वो लड़ने के लिए नहीं आया था। चाइना सिर्फ दिखाने के लिए आया था कि मैं चाइना हूं, मुझसे डरो। अब उससे कोई डरा नहीं तो टाइम फेस हो गई चाइना की। अब मैं आपको बताता हूं पेट पे लात कैसे पड़ी। जब अमेरिका और चाइना की नहीं बनी तो इनकी इकोनॉमी डीकपल होना शुरू हुई, और आज की तारीख में इनकी इकोनॉमी डीकपल हो रही है। डीकपल यानी कि एक दूसरे से अलग, डिपेंडेंसी बहुत थी। चाइनीज अमेरिकन पे डिपेंड करते थे और अमेरिकन जो थे वो चाइनीज पे डिपेंड करते थे। ये एक दूसरे के एक किस्म से पूरक थे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिम्बाइसिस। अब दोस्तों हुआ ये कि चाइना अपने पैसे किस तरीके से कमाए, चाइना ने पिछले 40 साल में पैसे कैसे बनाए, 2 सूरतों से कमाए। एक तो थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो पेटेंट थे वो चोरी करे, और दूसरी चीज है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कौन सा ऐसा बड़ा नाम नहीं है अमेरिका का जिसका माल चीन में नहीं बनता। चीन को आते थे पैसे डॉलर में, चीन हो गया मालामाल। अब जब लड़ाई हुई, खींचातानी हुई दोनों मुल्कों के बीच में, जब मैं लड़ाई कह रहा हूं चीन और अमेरिका के बारे में, मेरा मतलब वो टैंक और मिसाइल वाली लड़ाई नहीं, डिप्लोमेटिक लड़ाई, इकोनॉमिक लड़ाई। जब अमेरिका को पता लगा अच्छा हम ही से पैसा लेके हम ही पे जासूसी करते हैं, हम ही से पैसा ले रहे हैं, हमारी जड़ें खोद रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, तो अमेरिका ने पलटवार करना शुरू करा। और वो पलटवार का नतीजा था कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके लिए चाइना बहुत मशहूर है वो भारत में बनना, सिर्फ भारत में नहीं और जगह भी जा रहे हैं। अब हुआ ये कि चाइना को पता है कि अगर पूरे एशिया में चाइना से आंखें मिला के अगर कोई बात कर सकता है वो भारत है। ना ये काम फिलीपींस कर सकता है, ना ये काम मलेशिया कर सकता है, ना ये काम जापान कर सकता है, और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है, ना ये काम ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। कर तो सकता है सिर्फ भारत, क्योंकि भारत है जो चाइना से लड़ा भी है। पिछले 40, 50, 60 सालों में भारत लड़ा है चीन से, और हाल ही में भी लड़ा है गलवान पे, आपको स्टोरी पता ही है गलवान में। तो दोस्तों हुआ ये कि जब पेट पे लात पड़ी चीन के,
तो जाहिर सी बात है कि भारत के खिलाफ वहां पे घृणा बढ़ गई। और ये जो सर्वे है ये वही चीज बताता है कि किस तरीके से भारत ने चाइना की फैक्ट्रियां छीनी हैं, किस तरीके से भारत ने एक एक करके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भारत आई हैं चाइना से, बाढ़ सी लग गई। और कई यूनिट्स हैं जो इंडोनेशिया भी जा रही हैं, जो मलेशिया भी जा रही हैं, जो कोरिया भी जा रही हैं, अलग अलग देशों में जा रही हैं, लेकिन चीन से निकल रही हैं। और चीन को उनका बुरा नहीं लग रहा, चीन को यह बुरा लग रहा है कि टेस्ला भारत क्यों जा रही है, क्योंकि दुनिया चाह रही है कि भारत चाइना के सामने खड़ा हो जाए और चीन से टक्कर ले। भारत तो पहले भी चीन से टक्कर ले रहा था। कल ही हमने कवर करा था ना नेटो प्लस, याद है आपको? नेटो प्लस अगर कल के वीडियो में जाए आप देखेंगे, नेटो प्लस की हमने बात करी। नेटो प्लस क्या था? यही है, अमेरिका कह रहा है मोदी जी को, मोदी जी आइए और हम भारत को नेटो प्लस में डालते हैं, साथ मिलके चीन से लड़ेंगे। और हमने ये भी कल बात कर ली थी आपसे कि हो सकता है नेटो प्लस भारत के लिए अच्छा ना हो, लेकिन ये दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है? सिर्फ एक चीज ये दर्शाता है कि अब लोग चिढ़ चुके हैं चाइना से, लोग पक चुके हैं चाइना से। चाइना की गुंडागर्दी, चाइना की ट्रेड प्रैक्टिसेस, चाइना की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी, चाइना की धमकियां, चाइना की बुलिंग, इससे लोग धीरे धीरे पस्त हो चुके हैं। अब दुनिया एक साथ आ रही है एंड पीपल हैव सेड इनफ इज इनफ, नाउ इट इज टाइम टू हिट बैक। अब वापस पलटवार करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसकी और ईरान के बॉर्डर गार्ड्स के बीच में झड़प हो गई, 3 लोग मारे गए, कई इंजर्ड हैं यानी कि जख्मी हैं। अब पता नहीं मौत कितनों की हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स से ये कोट करके बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन वहां पे मामला थोड़ा सा गंभीर चल रहा है। मामला क्या है? हेलमंद प्रोविंस है, वहां से हेलमंद नदी आती है, वो नदी जाती है अफगानिस्तान से ईरान, और दोनों लोगों को उससे पानी मिलता है, ईरानियों को भी और अफगानों को भी। अफगान तालिबान ने अब एक बांध बना दिया वहां पे, तो पानी ईरान में जाना रुक गया, झड़प हो गई। ईरानी कहते हैं पहली गोली तालिबान ने चलाई, तालिबान कहता है पहली गोली ईरानियों ने चलाई। बात है 1973 की, जब दोनों सरकारों ने, अफगानिस्तान की सरकार और ईरान की सरकार ने आपस में बातचीत करी थी, और बातचीत के तहत एक मुआहदा साइन हुआ था, एक अग्रीमेंट साइन हुई थी। वो अग्रीमेंट ये कहती थी कि साहब ये नदी ऐसे ही बहती रहेगी और कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। अब वो दोनों सरकारें चली गईं, दोनों तरफ राजा थे, राजा जो अफगानिस्तान का था वो भी चल गया, और यहां का जो राजा था, जो शाह था ईरान का, वो भी चला गया। अब नई रेजिम आई है, नई रेजिम यानी कि नए रूल, नए रेगुलेशन, नए कानून। और जब तालिबान वहां पे आ गया तो ये झड़प तो दोस्तों होनी थी। और आपको पता ही है कि 85 अरब डॉलर का असलाह अमेरिकन छोड़ कर गए थे जब वो काबुल छोड़ कर गए। अब वो असला जो है किसी ना किसी डायरेक्शन में तो वो फेस करेगा, किसी ना किसी दुश्मन के खिलाफ चलेगा, तो वो असला पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा, ईरान के खिलाफ चलेगा, या दोनों के खिलाफ चलेगा, ये हमें देखना है। लेकिन ये जो पानी का मामला है ना दोस्तों, यही पानी का मामला अफगानिस्तान और ईरान के आगे की सिचुएशन को डिफाइन करेगा, उनके रिश्तों को डिफाइन करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको जल्दी से 2-3 पॉइंट बता देता हूं। अफगानिस्तान में पानी है नहीं, ईरान में थोड़ा सा ज्यादा पानी है, तो पानी दोनों की जरूरतें हैं। ये भारत जैसा नहीं है कि जहां पे नदियां ही नदियां, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान एक लगभग रेगिस्तान है, अगर रेगिस्तान नहीं भी है तो लगभग सेमी एरिड है, पत्थर पत्थर पूरे फैले हुए अफगानिस्तान में, पहली चीज। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में गरीबी बहुत है। अब जब गरीब आदमी परेशान होता है तो कुछ ना कुछ तो करता है, डेस्परेशन में परेशान होकर कुछ ना कुछ करता है। तीसरी चीज, अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों से सिविल वॉर चलता आ रहा है, लड़ाई झगड़ा, अभी भी वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे, अब या तो पाकिस्तान जाएंगे या ईरान जाएंगे, चीन वो जा नहीं सकते, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में दे आर नॉट वेलकम। तो जाहिर सी बात है जो अफगानिस्तान में होगा वो बाहर की ओर फैलेगा, और ये जो कलेश है ना, या तो पाकिस्तान की तरफ जाएगा या वो ईरान की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस कलेश के साथ जाएंगे वो 85 अरब डॉलर के हथियार जो अमेरिकन वहां पे छोड़ गए थे काबुल से भागने से पहले। दोस्तों, फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी जबरदस्त क्रेडिबिलिटी उसकी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का यह काम है कि जहां पर भी रिपोर्टर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव हो, जहां पे उनकी मौतें हो, जहां पे उनके साथ तशद्दुद की गई हो, टॉर्चर करा गया हो, वहां पे ये लोग जाते हैं, आवाज उठाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये इनका काम है और बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, उसको इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला है कि साहब ऐसा है, इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है, उसको पाकिस्तानी डीप स्टेट ने, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने उसको मार दिया, ऐसा इनका मानना है। और ये कहते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पता लगा है कि उसको मार दिया गया। बात यह थी कि इमरान रियाज खान एक जर्नलिस्ट थे और प्रो इमरान खान थे। वो इतने इमरान खान की मोहब्बत में इतने जुनूनी हो गए कि उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी और ये पीछे पड़ गए सरकार के और फौज के। और इनकी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई जहां पे फौजियों से बहस करते हुए
पाए गए। इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं कि साहब मैं इनसे डरता नहीं हूं और मुझे मार दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जिसको जोशीला नौजवान, एक नौजवान जिसको इमरान खान के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था कि खान जो है वो मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, खान पाकिस्तान के लिए अच्छा है। खान तो बच गया और इमरान रियाज खान ये फंस गया। 11 मई को जब ये पूरा पाकिस्तान में बवेला मच रहा था ना कि कोर कमांडर हाउस पे अटैक और GHQ रावलपिंडी पे अटैक और सरगोदा एयरबेस पे अटैक और क्वेटा पे अटैक, हर जगह अटैक, जो फौजी टारगेट थे, सिविलियन टारगेट कोई अटैक नहीं हुआ उसमें। कुछ हुए लेकिन वो भी स्ट्रेटेजिक थे। शहबाज शरीफ का घर, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग को फूंक देना, यानी कि स्ट्रेटेजिक असेट्स पर अटैक हुआ। इनको पता लग गया इमरान रियाज खान को कि अब इंक्वायरी होगी, अब धरपकड़ होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक्टिवेट हो गई है। कुछ ही दिनों की बात है, ये सियालकोट गए जो कि पाकिस्तान में एक शहर है और फ्लाइट पकड़ रहे थे विदेश जाने के लिए। इमरान रियाज खान फ्लाइट पकड़ने ही वाले थे कि वहां पे एजेंसी वाले आए, खुफिया एजेंसी वाले, इनको वहां से उठा के ले गए। 11 मई का दिन और आज का दिन है दोस्तों। इमरान रियाज खान का कोई पता नहीं हो कहां चला गया। लोगों का मानना है कि इमरान रियाज खान को मार दिया गया है, जान से मार दिया गया है। इतना उनके ऊपर टॉर्चर करा गया, इतनी यातनाएं दी गई कि उन्होंने, जिसको कहते हैं कि वो झेल नहीं पाए, वो टॉलरेट नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। जब पूछा गया पुलिस वालों से कि कहाँ है इमरान रियाज खान, तो कहा जनाब हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान के किसी थाने को इसकी खबर नहीं कि इमरान रियाज खान कहाँ पे है। ISI वालों को नहीं पता इमरान रियाज खान कहाँ है, IB वालों को नहीं पता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। एक शख्स, इतना मशहूर शख्स जिसका बच्चा पाकिस्तान में जिसकी शक्ल जानता था, पहचानता था और जिसकी सहाफत के फैन थे लोग, वो आदमी गायब हो जाता और किसी को नहीं पता। यही रिपोर्ट है रिपोर्टर विदाउट फ्रंटियर्स की, और यही आप जाके वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट में देखिए, आपको पता लगेगा। आर्टिकल वहां पे आप देख सकते हैं जहां पे आप पढ़ेंगे किस तरीके से एक जर्नलिस्ट को आवाज उठाने के जुर्म में गायब कर दिया गया। हो सकता है उसकी हत्या कर दी गई हो। तो दोस्तों, जैसे वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग्स आती है ना, प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग्स आती हैं, और ये वेस्ट में बैठे बैठे ये लोग कहते हैं कि ये मुल्क है जो टॉप पे है और ये मुल्क है नीचे और भारत तो बिल्कुल ही नीचे है। आपने भारत में पिछली बार कब सुना था? इमरान रियाज खान जैसा केस, हामिद मीर जैसा केस जिसकी छाती में 2 गोलियां मार दी, मतीउल्लाह खान जैसा केस जिसको स्कूल के आगे से उठा लिया, असद तूर जैसा केस जिसको इतना मारा उसका हाथ तोड़ दिया। आपने कब सुना था? पत्रकार की खुलेआम पिटाई हो रही है भारत में, सरकार करवा रही है, सरकार कर रही है, मारो इसको, इतना मारो कि मर जाए। आपने सुना है कभी? आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत पहले अगर हुआ होगा तो हुआ होगा। हमने तो कई दशकों से नहीं सुना, हमने 10 सालों से नहीं सुना हमने कि भारत में कुछ ऐसा हुआ। हाँ, ये हमने ज़रूर सुना है कि प्रेशर किसी ने डाला हो, पैसे का प्रेशर, लेकिन वो अलग बात है। हम यहां पे कह रहे हैं कि स्टेट मशीनरी ने किसी की हत्या करवा दी, किसी पत्रकार की। मैं इमरान रियाज खान की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, फिर भी जब ये वर्ल्ड फ्रीडम रैंकिंग्स आती हैं और मीडिया फ्रीडम की रैंकिंग्स आती हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत से ऊपर बताया जाता है। वो अफगानिस्तान जहां पे तालिबान का राज है, वो अफगानिस्तान जहां पे जो जबान खोले उसको गोली मार दो, वो पाकिस्तान जहां पे जो फौज से एक सवाल पूछ ले तो काली वीगो गाड़ी खड़ी रहती है, उसको उठा के ले जाती है, वो बंदा कभी वापस नहीं मिलता। वो पाकिस्तान, वो भारत से प्रेस रैंकिंग में ऊपर है और भारत नीचे है। जहां पे हर रात 9 बजे आपको सरकार की जितनी बुराई करनी है, आप खुली बुराई करिए हर एक टीवी स्टूडियो में। रात के शाम के 6-7 बजे काम शुरू हो जाता है, 9 बजे इसका पीक होता है। वो 3-4 घंटे सब सरकार से जो सवाल पूछने हैं, लॉजिकल इलॉजिकल, तुके बेतुके लोग सवाल पूछते हैं। किसी को रोक टोक नहीं है, खुले घर जाते हैं, खुले घर से वापस आते हैं, एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन दिक्कत कहां है? तालिबान वाले अफगानिस्तान में नहीं है, मिलिट्री लॉ वाले पाकिस्तान में नहीं है, दिक्कत भारत में है। ये एजेंसीज, विदेशी एजेंसीज, यही आपको बात बताना चाहती हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।